Okay, so let us start our lecture 2 of block chemistry. और हमने पिछले लेक्चर में यहां तक पढ़ा हुआ था. We have to start from the halides of alkaline earth metals. तो चलो शुरू करते हैं इधर से. तो देखो halides हैं alkaline earth metal के साथ, तो कैसे बनेंगे? तो इनको बनाने के लिए आप नॉर्मल हैलोजन को मेटल्स के साथ कंबाइन करा दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए. अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हैलाइड्स हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगेन जब बेरिलियम होता है और बेरिलियम के पास जब एक्वस कंडीशंस नहीं होती है ना, जब एक्वस कंडीशंस नहीं होती हैं तो वो हाइड्रेशन वाला फैक्टर उसका कट जाता है. और जब उसको गैसेस के साथ रिएक्शन करना होता है, सॉलिड्स बनाने होते हैं, तब जो भी फर्स्ट मेंबर होते हैं ग्रुप्स के, बिकॉज उनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत अच्छी होती थी तो उनको सहारा मिल जाता था रिएक्शन में. और ऑन द अदर हैंड उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो थी वो थोड़ी हाई रहती थी, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर था फॉर द रिएक्शन. बिकॉज भाई आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो आयनाइज होना मुश्किल है, बट वो हाइड्रेशन एनर्जी से हम बोलते थे कंपनसेट हो जाता है ना. बट जब हम बात करते हैं गैशियस रिएक्शंस की तो वहां पर हाइड्रेशन वाला कोई फैक्टर नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होता है बेरिलियम को अपने फ्लोराइड्स क्लोराइड्स बनाने में डायरेक्टली कंबाइन करके. हाँ, ऑल्दो आप अगर रिएक्शन लिखोगे बेरिलियम प्लस फ्लोरीन क्या बनेगा, बेरिलियम फ्लोराइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. बट वो यील्ड बहुत प्रॉपर नहीं आती और भी कुछ प्रैक्टिकल उसमें सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से यील्ड बेहतर नहीं आती. अब हमको एक रिएक्शन के रिसर्च में नहीं घुसना है, नहीं तो वो हम बहुत अलग ट्रैक में चले जाएंगे. तो क्या किया जाता है, दूसरे मेथड क्या है बनाने के, बस इतना पता होना चाहिए. तो दूसरा मेथड जैसे बेरिलियम फ्लोराइड बनाना है, तो इस कंपाउंड को आप अगर देख रहे हैं दिस अमोनियम बेरीफ्लोरेट, इसको अगर आप हीट करते हैं तो बेरिलियम फ्लोराइड बनाने का बढ़िया तरीका है. इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड. डायरेक्टली बेरिलियम प्लस फ्लोरीन वाला तरीका नहीं है. इसी तरह से BCl2 को बनाने के लिए बेरिलियम ऑक्साइड को लिया जाता है, क्लोरीन और कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं. क्लोरीन Cl2 होगा यहाँ पर, BO प्लस कार्बन प्लस Cl2, it forms beryllium chloride and of course carbon monoxide will be evolved. इस तरह से यहां रिएक्शन कराया जाता है. ठीक है, फिर आगे जो बातें कही गई हैं वो बताया गया है. देखो कि एनहाइड्रस बेरिलियम हैलाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मटेरियल्स मेड इन एक्वस सोल्यूशन, बिकॉज बेरिलियम के पास थोड़ी हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. तो अगर आप सोचें कि मैं बेरिलियम क्लोराइड, देखो मैं इसको आपको थोड़ा ढंग से समझाता हूं तो समझ आएगा आपको ये लाइन, नहीं तो नहीं समझ आएगी. जैसे कि हाइड्रेट्स हैं कोई, जैसे स्ट्रोंशियम का कोई हाइड्रेट है SrCl2.XH2, कोई भी स्ट्रोंशियम का हाइड्रेट है. जब आप इसको हीट करते हैं ना तो ये SrCl2 प्लस XH2O अलग हो जाता है और ये एनहाइड्रस फॉर्म में आपको मिल जाता है. ये आपको एनहाइड्रस फॉर्म में मिल जाता है. बट यही जब आप बात करते हो फॉर बेरिलियम, तो बेरिलियम का पानी अलग तो होता है, लेकिन वो पानी फिर उसके साथ रिएक्ट कर जाता है. जो पहले एज अ हाइड्रेट प्रेजेंट था हैलाइड में, अब वो हाई टेम्परेचर पाकर पानी उसके साथ रिएक्ट करने लगता है, जिसको कहते हैं कि वो हाइड्रोलाइज हो जाता है. बेरिलियम के पास कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी हाई है, मे बी इस रीजन से वो पानी उसके साथ कंबाइन कर रहा हो. तो बात ऐसी कुछ है कि अगर आपके पास यही बेरिलियम क्लोराइड का कुछ 2H2O ऐसा कुछ है मान लीजिए, और आप सोचे मैं इसको हीट करके इसका एनहाइड्रस वर्जन बना दूंगा, तो ये संभव नहीं है. आप हीट करेंगे, बेरिलियम क्लोराइड और पानी अलग हो जाएगा, मानता हूं अलग हो जाएगा, बट अब बेरिलियम और क्लोराइड और पानी, इनके बीच में एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शुरू हो जाएगी. अब यहां हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाएगी. आप बोल सकते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl गैस के व्हाइट फ्यूम्स आपको दिखाई पड़ेंगे.
समझिए इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने बताया तो आपको अब समझ में आएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही बातें लिखी हुई होंगी। एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड्स ऑल अदर आर आयनिक इन नेचर। ये तो सिंपल बातें हैं। बेरिलियम फजांस रूल से आप देख सकते हैं आयनिक नेचर का नहीं होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा, पोलराइजिंग पावर वगैरह रीजन होगा। अब ये स्ट्रक्चर आप इसके डाइमर पॉलीमर स्ट्रक्चर आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिए हैं, बट यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि किस फेज में ये कैसा रहता है। तो वेपर फेज में BeCl2 एक डाइमर बनाकर रहता है, और अगर आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाएं, बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाएं 1200 केल्विन के ऊपर, तो वो जो डाइमर है वो भी नष्ट हो जाता है और आपके पास मोनोमेरिक फॉर्म में बेरिलियम क्लोराइड आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, मोनोमेरिक फॉर्म में दिखाई पड़ता है। अदरवाइज जब सॉलिड स्टेट वगैरह में रहता है तो वो एक ऐसा पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। मैं भी इसके स्ट्रक्चर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज उसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग में इसीलिए ज्यादा समय दिया था ताकि यहां का जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है वो सब उस पर हम बार बार चर्चा फिर ना करें, ठीक है। देन इसी वजह से मैंने, जो बच्चे कह रहे थे कि सर इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस अलग से कोर्स बना के दे दीजिए, फिर इसका ये कर दीजिए, तो मैंने नहीं किया, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं होना है। हो सकता है मेरे 150 कोर्सेज और सेल हो जाए, बस इतना ही होगा, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ लिंक्ड है, सब कुछ लिंक्ड है। अगर आप मुझसे शुरू से पढ़ रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग से ही मेरे से पढ़े हो, तभी आप मेरे से कंप्लीट पढ़ो, ठीक है, तभी कोई मतलब होने वाला है उसका, और कुछ नहीं होने वाला। और जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सेपरेट कोर्सेज इसलिए बना दिए क्योंकि ठीक है चैप्टर कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है, और कहीं कुछ लगता है उस चैप्टर में दूसरे चैप्टर का तो मैंने बता दिया है थोड़ा बहुत, तो इसलिए वहां पर इंडिपेंडेंट देना ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म को मैंने अलग से अवेलेबल कराया, आइसोमेरिज्म अलग से अवेलेबल शायद है या नहीं मुझे नहीं ध्यान, बट शायद कराया होगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, जो लिंक्ड टॉपिक्स है, उनको अलग से अवेलेबल करा के कोई मतलब नहीं। चलिए देन आयनिक कैरेक्टर क्या बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता वो सब आपको पता है। अब इधर आ जाइए, बेरिलियम हैलाइड्स कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों है, ठीक है, अच्छी बात है। और कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भाई, वो मोल्टेन स्टेट में भी रहेगा तो आयंस में नहीं टूटेगा, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में अभी आपने देख लिया ऊपर कि मोल्टेन स्टेट में भी वो पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, लिक्विड स्टेट वही है उसका, ठीक है, वेपर फेज वही है उसका, आप उसको मेल्ट करा रहे हो, आप उसको मेल्ट करा रहे हो, फिर भी वो आयंस में नहीं टूटता, इसी वजह से आप कह रहे हो कि वो कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन ये सब नॉर्मल बातें लिखी गई है, ये वही बात लिखी गई है जो मैंने भी आपको बताई, जो पीछे रिएक्शन में बताया, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड के पास काफी ज्यादा एफिनिटी है पानी की, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, ये इसका एक यूज है, जो कि आपने अभी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ी है मेरे से तो उसमें भी पढ़ा होगा कि हम पानी को जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं पानी की, तो कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस ही डालकर रखते हैं और उसके बाद पता कर लेते हैं कि उसने कितना पानी एब्सॉर्ब किया, याद आया। तो बस वही एक यूज बताया है यहां पर उसका। देन अगला टॉपिक आता है रिड्यूसिंग नेचर। अब इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट रिड्यूसिंग नेचर आपको पता ही है क्या होता है, कि Li को Li प्लस में कन्वर्ट करना है, तो वही सेम चीज, पहले आपको उसको गैशियस में करना होगा, फिर आयोनाइज करना होगा, फिर हाइड्रेशन करना होगा। तो आप जनरली ये पाएंगे कि जो पहला मेंबर होगा ग्रुप का वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि चार्ज बाय साइज रेशियो से आप हाइड्रेशन एनर्जी देखते हैं और इस वजह से वो बहुत ही हाई हाइड्रेशन एनर्जी के साथ जाता है। बस वही बातें लिखी होंगी, इसमें और कुछ खास होगा नहीं, आप देख लीजिए सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, ये पहले ही बता चुके हैं, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखते हैं, जब यहां पर बोला जा रहा है रिड्यूसिंग नेचर इन एक्वस कंडीशंस तो ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग नेचर इन गैस फेज उल्टा हो जा रहा है। अभी बता दिया क्यों, क्योंकि गैसियस रिएक्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इनको,
इनको वो हाइड्रेशन का सहारा नहीं मिल पाता है। चलिए, क्या बात है, सेम यही चीज यहां भी लिखी होगी, आराम से, थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो समझ आ जाएगा। अब अगला है बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो हाइड्रोक्साइड्स की बातें हुई हैं तो ऑक्साइड की बातें क्यों ना हो। ऑक्साइड से ही तो हाइड्रोक्साइड बनता है। अलग अलग तरह के हाइड्रोक्साइड्स में पानी डाला जाता है, अलग अलग तरह के हाइड्रोक्साइड्स में पानी डाला जाता है जिससे, सॉरी, ऑक्साइड्स में पानी डाला जाता है जिससे हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में। नॉर्मल ऑक्साइड में बताया था आपको क्या बन रहा है, पर ऑक्साइड में परऑक्सी एसिड, सॉरी, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड निकलता है, और सुपर ऑक्साइड में आपके पास H2O2 और ऑक्सीजन भी निकलता है। ये बात भी मैंने स्पेशली बताई थी, KO2 का एग्जाम्पल देके डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता था O2 माइनस का, एक बार इलेक्ट्रॉन लेता था, एक बार इलेक्ट्रॉन देता था, एक बार O2 2 माइनस और एक बार O2। और ये मैंने ये भी बताया था कि ये सेम क्वेश्चन 2020 के JEE एडवांस में सिंगल करेक्ट पूछा गया है। ठीक, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यही था लाइन, और कुछ नहीं। Then hydroxides which are obtained by reaction of oxide with water, all are white crystalline solids. Obviously, the alkali metals hydroxides are the strongest of all bases and dissolve freely in water with evolution of much heat on account of intense hydration. Normal points हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बातें हैं नहीं। Thermal stability we have already discussed. Check your chemical bonding notes. आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की। तो देखो, जब हमने कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की बात करनी है तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाते हैं तो किस तरह से वेरी करती है। हमने पढ़ा था कि जब कैटायन छोटे साइज का होगा तो थर्मली थोड़ा कम स्टेबल होता है कार्बोनेट, हीट करोगे टूट जाता है। लिथियम ऑक्साइड में जैसे लिथियम कार्बोनेट है मान लीजिए, तो लिथियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, इस तरह से वो टूट जाएगा। ठीक है, वो टूट जाएगा। लेकिन सोडियम कार्बोनेट्स वगैरह दे आर वेरी वेरी मच थर्मली स्टेबल, उनको आप हीट भी करते हैं तो नहीं टूटते। ये सब हमने थर्मल रिएक्शंस जो पढ़े थे GIOC में, वहां पर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। फिर बात आती है बाइकार्बोनेट्स की। तो बाइकार्बोनेट्स एक्चुअली में जब हीट किए जाते हैं तो क्या बनता था, कार्बोनेट्स बनता था। और बाइकार्बोनेट जनरली थोड़े लोअर टेम्परेचर पे टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए बाइकार्बोनेट 300 डिग्री पे टूट रहा है और कार्बोनेट जो है वो 600-700 डिग्री में टूट रहा है। तो जब आपको बोला जाए कि यार बाइकार्बोनेट की हीटिंग बताओ क्या बनाना है, तो आपको एक्चुअली लिखना है कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, बाइकार्बोनेट को हीट किए क्या बना, तो आप बोलोगे कार्बोनेट बना। लेकिन कार्बोनेट भी फर्दर हीट होकर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, PDF हट गया। एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो हम बात कर रहे थे कार्बोनेट्स की, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स। तो बस वही है, उसमें टूट जा रहा है। और फिर लिथियम का बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की बात कर रहा था मैं। तो जो लिथियम का बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मे बी बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम आयन। रीजन बहुत सर्टेन नहीं है, बट लिथियम बाइकार्बोनेट के आप सॉलिड क्रिस्टल्स नहीं बना सकते। पानी में रहता है, पानी में एग्जिस्ट करता है लिथियम बाइकार्बोनेट, बट उसको सॉलिडिफाई नहीं कर सकते आप। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट के आप जानते हो व्हाइट व्हाइट टैबलेट्स भी आते हैं, मेडिकल स्टोर्स में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं क्या बातें लिखी गई है। द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर हाईली स्टेबल टू हीट and they are so strongly basic
except lithium also form solid bicarbonates. No other metals form solid bicarbonates. सॉलिड बाइकार्बोनेट्स और कोई नहीं बनाते इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा नहीं बनाते कोई। क्या लिखा हुआ, ग्रुप 1 मेटल्स आर सो स्ट्रांगली बेसिक they also form solid bicarbonates. No other metals form solid bicarbonates. Lithium carbonate is not so stable to heat. Its hydrogen carbonate does not exist as a solid. Fine. Although ammonium bicarbonate also exists as solid. ठीक है, ये भी solid के form में ammonium bicarbonate भी होता है, but ये metal नहीं है, ठीक है। Then the stability of these salts increases. Okay, fine. Thermal stability की बात हुई है. And then LiLH does not exist in सॉलिड फॉर्म, उसका रीजन बताया गया है कि पोलराइजिंग पावर रीजन होगा, चलो अच्छी बात है। देन लिथियम कार्बोनेट को हीट किया तो ऑक्साइड और उसमें टूट गया। बाइकार्बोनेट्स को हीट करने में कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस आप कार्बोनेट की करते हैं तो ये भी पता है आपको, कार्बोनेट H2CO3 जैसा लेते हो आप उसको, फिर H2O और CO2 निकाल देते हो। ऑल्दो यहां पर H2CO3 ही लिखा हुआ है। लिथियम स्पेरिंगली सॉल्युबल है, LiOH उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी में हाई नहीं है। अब यहां पर एक बात आती है NaHCO3 और KHCH3 की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। तो देखिए सभी में ना बाइकार्बोनेट्स आयन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब हम NaHCO3 के क्रिस्टल को देखते हैं तो उसमें जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो इस तरह का लीनियर पॉलीमेरिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ऐसे लीनियर पॉलीमेरिक। दिस इज योर HCO3 माइनस, देन अगेन HCO3 माइनस, इस तरह से HCO3 माइनस आयंस लगे हुए हैं, देखो HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, एंड दे आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड है। बट जब हम बात करते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये दो दो के पेयर में होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका कोई वो नहीं है, बस ये होता है। क्या होता है बस ये पता होना चाहिए। तो ये दो दो के पेयर में होते हैं, ये डाइमेरिक एनायन बनाकर रहते हैं, बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट, दे फॉर्म डाइमेरिक एनायन लाइक दिस एंड एग्जिस्ट इन पेयर्स, एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब आ जाइए इनके कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं इनके बारे में। देन all metal carbonates are insoluble in neutral medium but soluble in acids and decompose on red heating। पता ही है आपको ये, है ना। एसिड्स में कार्बोनेट्स को तो हम मस्त से डिसॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज ये वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेसिस हैं, तो इनको तो हम मस्त से डिसॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस, फाइन। बेरिलियम कार्बोनेट का रेफरेंस कितनी बार दे चुका हूं, नॉट स्टेबल इवन एट रूम टेम्परेचर एंड केप्ट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, ठीक है। देन बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। देखिए आया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट बच्चे मिस कर जाते हैं कभी कभी। पीछे मैंने बताया कि बाइकार्बोनेट्स सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ही सॉलिड स्टेट में होते हैं और कोई नहीं होता। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइकार्बोनेट्स कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इवन आपने जब लाइम वाटर मिल्की वाला रिएक्शन पढ़ा है, आपके मन में वही आता है तुरंत, अरे सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो हमने बनाया था, बट याद करो वो तो सोल्यूशन में बनाया था, वो तो सोल्यूशन में बना था। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के आयन साथ में रह सकते हैं और वो तो वेल सॉल्यूबल है, तो वो पास में कभी आए ही नहीं। वो तो वेल सॉल्यूबल है ना, वो तो पास में कभी आए ही नहीं। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अरे यार सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती होगी और सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हुई, इस वजह से वो सॉलिड स्टेट में आ ही नहीं पाए, क्योंकि क्रिस्टलाइज होने के लिए हम चाहते हैं कि उनकी एक पॉइंट के बाद सॉल्युबिलिटी एक्सीड कर जाए और वो पास आ जाए, बट पास आ ही नहीं पाते होंगे। मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो सॉलिड स्टेट्स में नहीं रह पाते। On heating their solution bicarbonates decompose and liberate this। देखिए solution के बाइकार्बोनेट की हीटिंग हो रही है, CO2 ऐसा solution में ही निकलता है, बबल्स निकलते हैं एफरवेसेंस के साथ। देन ये solubility of carbonate, solubility वगैरह ये सब टॉपिक्स मैं अभी फिर नहीं बताने वाला, मैंने ये अलग से बहुत अच्छे से एक एक दो दो लेक्चर दे के पढ़ाया हुआ है, तो फिर से उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कंक्लूजन्स आप देख सकते हैं, दैट्स इट। देन कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, तो जब बात करी जाए अल्कली मेटल्स की तो
मेरा नहीं ख्याल ये कभी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इतनी बड़ी साइज लेकर, इतना कम चार्ज लेकर कहां ये किसी लाइगेंड को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट कराने वाले हैं अपनी तरफ, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो उतना कारगर होगी नहीं यहां समझने में, इसलिए मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सहारा ले रहा हूं। क्योंकि मेरे पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, एल्कली मेटल्स कहां वेकेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो मैं वही आयनिक रीजंस दे पा रहा हूं यहां पर, और इसी से एक्सप्लेन होता है कि लिथियम थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है, कुछ रेयर कॉम्प्लेक्सेस लिथियम के हैं। और इधर आ जाओगे आप अल्कलीन अर्थ मेटल्स में, तो आप पाओगे कि जो बेरिलियम है वो थोड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ठीक है, बेरिलियम कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। आपने देखा भी है बेरिलियम, जब हम जिंक बेरिलियम इनके ऑक्साइड्स को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो बढ़िया ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं एम्फोटेरिक नेचर की वजह से। पानी के साथ भी हाई एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है B, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, BH2O4 होल +2, इस तरह से। देखो, तो बताया कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन इनके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे। ये लिथियम जो है वो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। और यहाँ बेरिलियम के थोड़े बहुत फ्लोरो कॉम्प्लेक्स बताए गए हैं, एंड देन पानी के साथ एक्वा कॉम्प्लेक्स बताए गए हैं, ठीक है। एसिड के साथ क्लास 7th 8th का रिएक्शन है, हाइड्रोजन दे देगा, मेटल है, अमलगम्स बनाते हैं ये, ठीक है। और ये बात अब आपको शायद मैं एक बार याद दिलाऊं तो आपको याद आएगा, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक सेल पढ़ाया था, सेल तो नहीं पढ़ाया था, सेल अभी पढ़ाऊंगा, कास्नर केल्नर सेल। बट वहां मैंने आपको यह बताया था कि व्हेन वी यूज, जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इवन एक्वस NaCl की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, लेकिन अगर आप मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड्स यूज करते हो तो इवन दो सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल या रिड्यूसिंग पोटेंशियल बोल सकता हूं मैं, कि सोडियम आयन Na में कन्वर्ट हो जाए, ये बहुत कम है। ये पानी के सामने तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पानी और Na+ में हमेशा पानी ही रिड्यूस होने जाता था, बट जब आप मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड्स यूज करते थे तो वहां सोडियम चला जाता था, Na+ Na में कन्वर्ट हो जाता था और Na और Hg का अमलगम बन जाता था। मैंने आपको समय रीजन बताया था कि यार ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमलगम बनने के बाद जो फाइनली एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वजह से वो जो नेट प्रोसेस हुआ है उसकी फिजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पानी का रिड्यूस होना ठीक है, अच्छी बात है, बट यहां पर Na+ का रिड्यूस होकर अमलगम बनाना, ये प्रोसेस कुछ ज्यादा ही फिजिबल है। और वो जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल का जो डेटा है वो यहां पर जस्टिस नहीं करता, क्योंकि वो अमलगम बनने के प्रोसेस की बात ही नहीं कर रहा है। वो तो कह रहा है कि Na+ Na ही बन रहा है, बट अगर वो सिर्फ Na बन जाता तब पानी ही रिड्यूस होने जाता है, बट वहां Na बनने के बाद अमलगम भी बन रहा है, ठीक है। इस वजह से वहां आप वो रिड्यूसिंग पोटेंशियल के डेटा से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और यहां देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है दैट अमलगमेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कोई मामूली पॉइंट्स नहीं है ये, हम इसको पढ़ के ऐसा इंग्लिश की तरह पढ़ के निकल जाते हैं, बट ये जब आप देखेंगे अमलगम बनता हुआ तो समझ आएगा कि हाँ यार अच्छी खासी हीट निकल रही होती है, ठीक है। सो दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, एंड यहां भी वही बातें लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं सल्फेट्स के बारे में। कुछ नहीं, नॉर्मली यहां पे सॉल्युबिलिटी वगैरह की बात की गई है, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। सो मैं इसके बारे में फिर से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। देन आई बात सल्फाइड्स की, अब ये all metals react with sulfur forming sulfides such as Na2S and Na2SN। ये आपको मैंने पॉलीसल्फाइड पढ़ाया था, देखना हीटिंग रिएक्शंस में जहां मैंने S5 2- बनवाया था आपसे। The polysulfide are made from zigzag chain structure sulfur atom। देखना थोड़ा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में मैंने आपको पढ़ाया था S5 2-, ठीक है।
तो पॉलीसल्फाइड्स भी बनाते हैं ये, बिकॉज ऑफ इसको जस्टिफाई किया जाता है कि सल्फर के पास भी थोड़ी बहुत कौन सी टेंडेंसी है, जी हाँ, कैटेनेशन टेंडेंसी है। तो कैटेनेशन की वजह से इसको जस्टिफाई किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन यहां पर सल्फाइड, सल्फेट को रिड्यूस करोगे तो सल्फाइड बन जाएगा, कॉमन सेंस, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, हमेशा सस्ता सुंदर टिकाऊ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। आइए नाइट्रेट्स की बात करते हैं। हीटिंग रिएक्शंस की बात हुई है, हमने पढ़ लिया है पहले ही नाइट्रेट्स की हीटिंग। इसमें मैंने कैसे क्लासिफाई किया था कि जो लिथियम है वो अलग तरह से, उसका जो नाइट्रेट है, आई मीन लिथियम का जो नाइट्रेट है वो अलग तरह से डिकम्पोजिशन करता है, और वहीं रही बात बाकी नाइट्रेट्स की, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कार्बोनेट तो टूटते ही नहीं थे, बट नाइट्रेट टूट जाता है, टूट जाता है, नाइट्राइट बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। कोई भी ब्राउन फ्यूम्स नहीं आते NO2 के, और ऑक्सीजन गैस आती है। ये देखिए सोडियम नाइट्राइट, यहां पर आप ऑक्सीजन पा रहे हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब इसी को 800 डिग्री में तोड़ा जाए, ये एक स्टार मार्क करने वाला रिएक्शन है, 800 डिग्री में तोड़ा जाता है तो नाइट्रोजन, सॉरी, जो सोडियम नाइट्राइट है ना, वो नहीं रह पाता और वो नाइट्रोजन गैस देता है। सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस भी साथ में मिलती है। जब इसी सोडियम नाइट्रेट को आप हीट करते हो 800 डिग्री में, यू ऑल्सो गेट दिस। अब अगर आपको सिर्फ हीट लिख के आ गया है तब क्या करेंगे, तो मैं बता देता हूं। अगर आपको सिर्फ एग्जाम में सा हीट लिख के आया हुआ है तो आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे, नाइट्राइट बनाएंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है हीटेड अबव 800 डिग्री सेल्सियस, अगर ऐसा लिखा हुआ है हीटेड अबव 800 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग अबव 800 डिग्री सेल्सियस कैन प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, तो सोडियम नाइट्रेट विल ऑल्सो बी वन ऑफ द चॉइसेस। वहां पर नाइट्रोजन भी निकल जाता है। अब नाइट्राइड्स को पानी दे रहे हैं, अमोनिया निकल रहा है, ये तो एकदम नॉर्मल बातें हैं जो आपने पहली क्लास में ही हमने कर लिया था। नाइट्राइड अमोनिया निकल रहा है, नाइट्राइड अमोनिया, अमोनिया, सिंपल रिएक्शंस। कार्बाइड्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो कार्बाइड देखो ऐसा है कि व्हेन लिथियम इज हीटेड विथ कार्बन, लिथियम को जब आप कार्बन के साथ हीट कर रहे हो तो कार्बाइड बना लेता है लिथियम, ठीक है। कैसा कार्बाइड बना लेता है, C2 टाइप वाला कार्बाइड बना लेता है लिथियम। लेकिन जो दूसरे हैं, जैसे सोडियम को आप कार्बन के साथ हीट करो तो ये कोई खास रिएक्शन है नहीं, सोडियम का कार्बाइड इस तरह से नहीं बनता। सोडियम वगैरह के कार्बाइड को बनाने के लिए आपको इथाइन गैस के साथ उसको बहुत तेजी से हीट करना पड़ता है, तब जाके उसका कार्बाइड बनता है, ठीक है। कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट सोडियम को आयनाइज करना पड़ता है। पहले तो मैं बताऊं, सोडियम को आयनाइज करना है और उसके बाद उसको इथाइन गैस के साथ ट्रीट करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सोडियम विथ इथाइन, ये, और इसको दबाकर हीट करो, हीट इट स्ट्रांगली, दोनों को बहुत स्ट्रांगली हीट करोगे तो फिर क्रिस्टलाइज होता है सोडियम कार्बाइड, Na2CO2। कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि जो अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन तो नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा लिक्विड अमोनिया का जो सोल्यूशन होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे, बहुत ही फेमस रिएक्शन है वो। तो अमोनिया में ना, लिक्विड अमोनिया में बहुत आराम से घुल जाता है ये, कौन, सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल्स, ये सब लिक्विड अमोनिया में बहुत आराम से घुल जाते हैं, दे डिसॉल्व वेरी इजीली। और वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आयनाइज हो रहे हैं। मतलब डिसॉल्व होना मतलब आयनाइज होना ना, तो वो आयनाइज हो जाते हैं। तो अगर वो आयनाइज हो रहे हैं, लाइक Na+ में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके बाद उसको अगर इथवाइन गैस मिलेगा ना, C2H2, ये तो ये H+H+ हटके C2 बनाता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस, तो नेट इसको 2- लिख सकता हूं। तो ये आयनाइज्ड Na+ है, तो इसके साथ बहुत आराम से रिएक्ट करता है, इसके साथ बहुत आराम से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो बस ये कुछ रिएक्शन है।
अभी वो रिएक्शन मैं आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। और इसमें जब आप पानी डालते हैं तो वापस से C2H2 बन जाता है। आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स भी पहले पढ़ा चुका हूं, देख लीजिएगा। अब यहां पर ये जो है अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये कुछ अलग अलग तरह के कार्बाइड्स बनाते हैं। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आर कॉल्ड कार्बाइड्स। फाइन डेफिनेशन है। कार्बाइड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आयनिक है, एक कोवलेंट है और एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स है। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स कुछ उसी तरह के कंपाउंड्स हैं जो मैंने आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ाया है। ये कुछ उसी तरह के हैं, ठीक है। मतलब वही कि जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं, उन मेटल्स के बीच में कहीं फंस जाते हैं अगर कार्बन एटम्स, तो वो कार्बाइड्स हो जाते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा वो डी ब्लॉक के लेक्चर्स देख लीजिएगा। आई होप आप डी ब्लॉक के साथ देखने के बाद ही इधर आ रहे हो। आप अगर कुछ भी रैंडमली फॉलो करोगे तो चीजें प्रॉपरली ना होने के जिम्मेदार आप खुद होगे। मैं जिस सीक्वेंस में ऐप में चीजें डली हुई हैं, आप उसी सीक्वेंस में फॉलो करिए, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। तो बहुत उन्नति करेंगे। तो चलिए, ये हो गया एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब मैंने आपको कार्बाइड्स पढ़ाए थे, मिथेनाइड्स पढ़ाया था, एलाइलाइड्स पढ़ाया था, कुछ उसी तरह के यहाँ कार्बाइड है। ये आयनिक है क्योंकि पानी डालने पे ये गैसेस दे रहे हैं, आयंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और ये कब क्या गैसेस मिलती थी, याद होगा आपको, ये C4- टाइप था। फिर यहां मैंने आपको C2 बताया था, तो H+ देने सिखाया था, तो C2H2 निकाल दो। ये सब वही रिएक्शन है। एलाइलाइड्स में मैंने बताया था C3 4- है तो उसको 4H+ दो, तो C3H4 प्रोपाइन गैस निकल जाएगा। और ये सेम रिएक्शन JEE एडवांस 2021 के पेपर में देखा गया था, वो मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखाया था शायद, C3 4-। ओके, देन कोवलेंट कार्बाइड्स। अब इसके बारे में थोड़ा कार्बन फैमिली में ज्यादा पढ़ेंगे, अभी बस सुन लो। अभी ये क्योंकि इस फैमिली का नहीं है, ये कार्बन फैमिली का है। सिलिकॉन का कार्बाइड बनता है Si4C एंड SiC, क्योंकि सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड्स बनाते हैं ना, तो ये एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड बोरॉन B4C, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट कार्बाइड्स। ये थोड़ा P ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे, कार्बन बोरॉन फैमिली की तरफ जब हम पढ़ेंगे। ये इस फैमिली का नहीं है। और इंटरस्टिशियल कार्बाइड, वी हैव डिस्कस्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, सेम है, S ब्लॉक एलिमेंट्स का इसमें कोई कुछ लेना देना है नहीं। चलिए, फिर लैटिस एनर्जी के बारे में बताया गया है, क्या होता है लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ये सब आपको अच्छे से आता है। आ जाइए सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बोलूंगा S ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें सबसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो ये है सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। इसमें देखो होता क्या है कि आपके पास अगर लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया, सर लिक्विड अमोनिया मतलब क्या, लिक्विड अमोनिया मतलब यहां पानी के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए, लिक्विफाइड अमोनिया होना चाहिए -32 -33 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस टेम्परेचर पे लिक्विफाइड अमोनिया होना चाहिए, एकदम ठंडा होता है -33 डिग्री सेल्सियस। अब आप खुद समझ सकते हैं। और इसमें जब आप एक छोटा सा मेटल पीस डालेंगे, ये शुरू में ट्रांसपेरेंट दिखता है, अमोनिया का कोई कलर नहीं है, लेकिन जब आप इसमें जैसे ही थोड़ा सा सोडियम डालेंगे काट के, ऐसे सोडियम डाल दिया आपने, सपोज दिस इज सोडियम, दिस इज फ्रेशली कट सोडियम, तो थोड़ी ही देर में आपको यह दिखता है कि सोडियम गायब हो जा रहा है। सोडियम टूट टूट के अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम स्पेशल प्रॉपर्टी है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसा होना चाहिए था, नहीं, ये ऐसा हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या हुआ, ठीक है, अप्रोच समझिए। ऐसा करने पे ऐसा हुआ, फिर हम पढ़ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया, ये सब नहीं पढ़ रहे, क्या हुआ ये पढ़ रहे हैं। तो सोडियम हमने डाला तो हमने देखा कि कुछ देर में जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का हो गया। कुछ ही देर में सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो गया, वो तो पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा था, सॉल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा था। फिर हमने उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया, बोला चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो फिर देखते ही देखते ये जो ब्लू कलर था वो फेड होने लगा और
छोटे छोटे बबल्स आने लगे, फिर पता चला वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। तो ये काफी कुछ हो गया देखते ही देखते इस सॉल्यूशन में। तो अभी थोड़ा समझते हैं कि क्या हुआ होगा। तो देखो इसमें होता क्या है कि सोडियम जो है वो आयनाइज हो जाता है, Na जो है वो Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। और वो Na+ में कन्वर्ट हो रहा है तो नॉर्मली जब आप पानी के सोल्यूशन में लिखते हो, जब आप वाटर में लिखते हो तो आप लिखते हो Na+ एक्वस, आप यही लिखते हो। जब आप पानी के साथ बात कर रहे हो तो आप लिखते हो Na+ एक्वस, लेकिन यहां पानी नहीं है, यहां कौन है, अमोनिया का सोल्यूशन है। तो आप क्या लिखोगे, Na+ एक्वस लिखोगे? नहीं, Na+ एक्वस कैसे लिख सकते हो आप क्या लिखोगे, Na+ अमोनिएटेड। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अमोनिया भी एक तरह का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही है। जैसे पानी है वैसे ही अमोनिया भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही है। तो ऐसा जो सोडियम आयंस है ना, उसके चारों तरफ ऐसे केज बनाता है अमोनिया। Na+ आपके पास है तो अमोनिया ऐसा केज बनाता है। अमोनिया फॉर्म्स सच केजेस अराउंड सोडियम आयंस, ऐसे। ये इसका जो डेल्टा माइनस वाला पोर्शन है। अब ये कितने अमोनिया इसके साथ लगे हुए, इसका कोई तय निर्धारित संख्या नहीं है। ये कितने भी अमोनिया हो सकते हैं, इसलिए इसको हम लिख देते हैं ऐसा NaNH3(X). देखो ये कॉम्प्लेक्स की तरह नहीं लिख रहा हूं मैं इसको। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सोडियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है, नहीं, हाइड्रेशन कर रहा है। जैसे जैसे पानी के साथ हाइड्रेशन होती है, वो ये ट्रू कॉम्प्लेक्स नहीं है ऐसा, ठीक है। ये एक तरह का आप ऐसे ही सोच सकते हो, सॉल्वेटेड अमोनियम आयंस, ठीक है, या फिर अमोनिएटेड। सॉल्वेटेड को और थोड़ा स्पेसिफाई करूं तो दे आर अमोनिएटेड सोडियम आयंस, ऐसा लिखूंगा मैं। दे आर नॉट एक्चुअली ट्रू कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। दे आर अमोनिएटेड सोडियम आयंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सोडियम जब Na+ में कन्वर्ट हुआ है तो निकल गए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जी हां, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सब कुछ तमाशा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, डिलोकलाइज होता है, मूव करने के लिए फ्री है, तो दो काम हो सकते हैं। कलर भी आ सकती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आ सकती है, कलर भी आ सकती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आ सकती है, एंड यस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी काफी आसान हो जाता है। तो समझिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अमोनिया ने घेर रखा है। इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अमोनिया ने घेर रखा है कुछ इस तरह से, H, तो ये जो H+ है ये इस तरह से H। सोच लीजिए यार, ये तो हाइड्रेशन जैसा कॉन्सेप्ट है। ये इस तरह से अमोनिया को, इलेक्ट्रॉन को अमोनिया ने पूरी तरह से सराउंड करा हुआ है। तो यहां हम लिखते हैं, कितने ने किया है वो नहीं पता तो Y लिख देते हैं, XY, एंड दीज आर कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। और ये एक फैक्ट है, एक रूल टाइप्स चलता आया है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन फ्री देखते हो आप बोलते हो कलर आ सकता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर आ सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो लोगों का कहना है कि इसी की वजह से ये सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर्ड हो जाता है। और जो पैरामैग्नेटिज्म भी जो उसकी आ रही थी, उसके पीछे भी कोई और नहीं, यही कमबख्त अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, ये पैरामैग्नेटिज्म की वजह से। लेकिन फिर क्या देखा गया, फिर मैंने एक और ऑब्जर्वेशन आपको बताया था कि रखे रखे ये क्या करते हैं, थोड़ा कलर इनका फेड होने लग जाता है। देखो ये भी प्रूफ है कि वहां पर जो कलर था वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही था, जो कलर था वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही था। ये प्रूफ है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये इसका प्रूफ है, क्योंकि फेड हो जाता है। और मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन के बबल्स आने लगते हैं। तो शायद कुछ ऐसा होता होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर NH3 है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब बड़े देर से ये अट्रैक्टेड थे, बड़े देर से ये अट्रैक्टेड थे। मैं अभी सिर्फ सैंपल एक एक का लेकर बता रहा हूं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे अलग अलग, दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल तो नहीं, कितने मॉलिक्यूल हैं वो नहीं पता, इसलिए Y लिख दिया मैंने। इस तरह से अट्रैक्टेड थे। तो फिर इनका जो अट्रैक्शन था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और थोड़ी देर में वो अट्रैक्शन प्यार में कन्वर्ट हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन ने कहा H+, अब और रहा नहीं जाता, अब मैं तुझ में समाना चाहता हूं।
तो ये बोलता है ठीक है आ जाओ मुझ में। ये इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, H प्लस से रहा नहीं गया, बोला अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन मुझ में समा जाओ। और फिर इलेक्ट्रॉन ने बोला तो तुम्हारे कुछ पुराने बॉन्ड का क्या होगा, तुम्हारे पुराने बॉन्ड का क्या होगा, कोई बात नहीं तोड़ देंगे उसको, तोड़ दीजिए। इसी तरह से यहां भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, पुराने बॉन्ड का क्या होगा, कोई नहीं तोड़ देंगे उसको। और इसके बाद आप देखिए क्या बन रहा है, इधर से एक H, इधर से एक H, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं और इधर से ये NH2 माइनस जनरेट कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, इसकी वजह से सॉल्यूशन जो है ना वो स्ट्रांगली बेसिक हो जाता है, क्योंकि NH2 माइनस एक तगड़ा बेस होता है, सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रांगली बेसिक हो जाता है, सॉल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक हो जाता है। और ये H डॉट ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में कभी रहता नहीं, तो इस तरह से ये H2 मॉलिक्यूल बनके इसके बबल्स उड़ने लग जाते हैं। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। अब यहां पर देखते हैं। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन था, वो भी मेरे को बता देता हूं, साथ में फिर पढ़ लेंगे। जब हम अमोनिया में सोडियम का जो है बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं ना, मतलब जब एक्सेस ऑफ सोडियम डाल देते हैं हम अमोनिया में, बहुत कंसंट्रेटेड, वो कंसंट्रेशन के लिए भी नंबर भी है, शायद 5 मोलैरिटी को एक्सीड करते हैं या फिर ऐसा कुछ नंबर है, लगभग 4-5 मोलैरिटी के ऊपर जब हम सोडियम डाल देते हैं उसमें, जब इतना सारा सोडियम डाल देते हैं उसमें, तब क्या देखा गया है कि जो सोल्यूशन है उसका रंग बदल जाता है। रंग बदल जाने के पीछे कोई एग्जैक्ट कारण का तो पता नहीं है, बट एक और बहुत विशेष चीज होती है कि उसका जो पैरामैग्नेटिज्म था वो अब डायमैग्नेटिज्म में परिवर्तित हो जाता है, मतलब वो सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक बिहेव करने लगता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड से रेपेल होता है, ना कि अट्रैक्ट होता है। तो इसके पीछे रीजन ये दिया गया कि यार इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या करें, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, क्योंकि आपने एक्सेस में अमोनिया डाल दिया। तो चलो कलर, इससे बोल दिए कलर थोड़ा इंटेंसिफाई हो गया, चलो ब्लू से ब्राउन, चलो ठीक है, बात डाइजेस्ट हो जाती है, कलर इंटेंसिफाई हो गया क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन फिर ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी इस चीज की बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन्स के हैं, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन्स के होने की वजह से कुछ ऐसा बोला जाता है, क्योंकि आपने पता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जब सिंगल स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तभी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आती है, आपने ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो ये तर्क दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते होंगे। पेयर अप हो जाने का एग्जैक्ट मतलब तो ऐसा सोचिए, थ्योरेटिकल बात है, पेयर अप होना और ये होना, ये थोड़ी थ्योरेटिकल सी बात है, इमेजिन कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि वहां आप ऐसा ऑर्बिटल सोचें और उसमें पेयर अप करा दें। नहीं, ये ऑन पेपर एक जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है हमारी थ्योरीज के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन्स के बहुत सारे आ जाते होंगे, जिसको हम ऑन पेपर ये बोल सकते हैं कि पेयर अप हो गए होंगे, अप डाउन स्पिन्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप हो गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे होंगे, और फॉर दैट रीजन ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहा होगा, अब ये डायमैग्नेटिक हो गया होगा। तो इस तरह के कुछ लॉजिक्स हैं, और आपको फाइनली जितने भी पॉइंट्स मैंने अमोनिया के सोल्यूशन के साथ आपको बताए हैं, इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ख्याल रखना, इन सभी पॉइंट्स का, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं यहां क्या लिखा हुआ है। देखो, मेटल अमोनिया में डाला, ठीक है, फिर M+ का भी वही हाल है, इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड हो गया। द ब्लू कलर किसकी वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक नेचर, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिंग नेचर तो खैर आयंस की वजह से भी होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है, तो अमोनिएटेड M+ एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ऑन स्टैंडिंग द कलर फेड्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड आफ्टर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, ये लीजिए, ये भी आ गया। Then in absence of impurities the solutions are stable, ठीक है, वैसे impurities हटा पाना पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्मली क्योंकि सोडियम मेटल जब आपके पास है तो उसमें कुछ ना कुछ impurities रहती है, प्योर सोडियम मेटल रहता नहीं है, तो इस वजह से ऐसा प्योर सोडियम प्रैक्टिकली नहीं बोला जाता, बट फिर भी अटेन करते हैं कुछ लोग उसको प्योर सोडियम, तो वो फिर
कलर जो है ना वो फिर सॉल्यूशन स्टेबल होता है और ऐसा हाइड्रोजन के बबल्स नहीं आते। तो ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हो, फेरस हो गया, प्लेटिनम हो गया, जिंक हो गया, इस तरह से और भी कोई मेटालिक इंप्योरिटीज होती हैं, तब वो कैटालाइज कर देती हैं उस हाइड्रोजन फॉर्मेशन को, ऐसा मान सकते हो आप। लेकिन जब ही आपको पूछा जाए, ऐसा बोला जाए कि वेरी प्योर सोडियम, हाँ, ऐसा कुछ लाइन यूज करा जाए, तब आप बोल सकते हो कि ठीक है हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। बट नॉर्मली जब इन जनरल बोला जाए सोडियम इज डिसॉल्व्ड इन अमोनिया एंड इट इज लेफ्ट फॉर फ्यू मिनट्स, तो आप बोलना है कि हाँ यार हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, चलिए। देन इन कंसंट्रेटेड ब्लू कलर ब्रॉन्ज में कन्वर्ट एंड डाई मैग्नेटिक हो जाता है। क्यों हो रहा है? मेटल क्लस्टर्स फॉर्म हुए, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन एसोसिएट टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वही बातें हैं, पेयरिंग हो जा रही है। देन solution are of much lower density than the pure solvent. They occupy greater volume than expected from the sum of the volumes. Important line है, statement के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जो सोल्यूशन बनता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें इतने केज लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, अंदर ही अंदर ना बहुत सारे केज लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो जो सोडियम मेटल था, तो उसमें तो सोडियम एटम्स कितने पास पास थे, सोचो, खुद ही समझ में आता है। सोडियम मेटल्स कितने पास पास, एकदम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सोडियम मेटल्स थे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, सोडियम आयंस के साथ ना ऐसा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है अमोनिया, उसके बाद कोई दूसरा सोडियम आयन और केज लाइक स्ट्रक्चर, तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। जो वॉल्यूम है ना सोल्यूशन का, वो बढ़ जा रहा है। नॉर्मल सोडियम मेटल और अमोनियम आयन था, सॉरी सोडियम मेटल और अमोनिया सोल्यूशन था, उसके वॉल्यूम्स का आप सम करोगे और जब आप इस सोल्यूशन के वॉल्यूम को देखोगे, आप इसके वॉल्यूम को काफी ज्यादा पाओगे। समझ गए रीजन? क्योंकि वो केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। स्ट्रक्चर बोलने का मतलब वो जो आप सॉल्वेटेड आयंस, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, इवन इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के अंदर हुआ करते थे, वो निकल कर अमोनिया के साथ केज बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम काफी बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाता है। एंड देन ये कुछ उसका यूज दिया हुआ है परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड का। ठीक है, देन comes alkaline metal in liquid ammonia. They also shows a similar kind of behavior. देख सकते हैं आप, ये ब्लू ब्लैक सॉल्यूशंस दे रहे हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स ये भी दे रहे हैं। फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस द हेक्सा अमोनिएट्स कैन बी रिकवर्ड। अच्छा देखो, इससे हेक्सा अमोनिएट्स मतलब ट्रू कॉम्प्लेक्सेस को भी निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके पास कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, इनके पास कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, और ये जनरली डायमैग्नेटिक ही देखने को मिलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो पैरामैग्नेटिक नहीं है ये। देन कुछ यूजेस दिए हुए हैं अल्कलीन मेटल्स की, ये यूजेस मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको एक बार पढ़ना है, खुद से देख लीजिएगा। मेंस वेंस में आता है, बट मेंस के सिलेबस में नहीं है ये, तो अब इसको पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूंगा एक बार आप ऊपर से रीड कर लीजिएगा। क्या है, कभी कभी बड़े बड़े पैराग्राफ्स में एक आक लाइन रहती है कि दिस इज यूज्ड फॉर समथिंग, तो उससे थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाता है कि हाँ यार ये मेटल तो इसके लिए यूज होता था। इसलिए बस मैं बोलूंगा आप ये थोड़ा एक बार पढ़ सकते हैं खुद, ठीक है। इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट वगैरह वगैरह, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आई विल नॉट टीच। अब ये भी आप खुद से पढ़ सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल नॉलेज है नहीं कि जो भी चीजें दी हुई हैं मैं बस आपको पढ़ के इसको बस समझा ही सकता हूँ, इसके अंदर की बायोलॉजी में तो मैं घुस नहीं सकता। तो पढ़ तो आप भी सकते हो, तो इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो भी दिया हुआ है, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम होता है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में, इंटर न्यूरोमल ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी। अब मुझे भाई सेल मेम्ब्रेन के बारे में नॉलेज होगी तब ना बताऊंगा मैं, अब वो चीजें तो मेरे को पता नहीं है ना। हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, अब ये क्या हार्मोन है, जो भी लिखा है आप देख लीजिएगा। देन कम्स द एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, तो हमने ये काफी एविडेंटली देखा कि जो लिथियम है और जो बेरिलियम है, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी ये बाकियों से काफी अलग थी ना अलग, तो उसी को समराइज किया गया है शायद यहां कि क्या अलग थी उनकी प्रॉपर्टीज में। तो चलिए देखिए,
अलग क्यों था वो पॉइंट्स सभी को पता है, छोटा साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई, वही है, छोटा चार्ज बाय साइज रेशियो काफी हाई था, इस वजह से ऐसी बातें हो रही हैं। अब क्या क्या डिफरेंसेस हमने पढ़ा, बस उसको समराइज किया है और कुछ नहीं। बाकियों से काफी हार्ड था, मेल्टिंग पॉइंट काफी हार्ड थी, रिएक्टिविटी में थोड़ा कम था, रिड्यूसिंग नेचर स्ट्रांग था हाइड्रेशन की वजह से, एयर में ये नाइट्राइड भी बनाता था, बाकी लोग नहीं बना रहे थे, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन अच्छी होती थी, ठीक है। कार्बोनेट्स के लिए बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं स्टेबल था, इथाइनाइड के लिए फेवर्ड फॉर Li+ नॉट फॉर अदर, ये स्टेटमेंट शायद पहले नहीं पढ़ा था, ये मैं बता देता हूं आपको। इथाइनाइड के लिए क्या बोल रहा है, फेवर्ड फॉर, यहां तो लिथियम नाइट्रेट है, फेवर्ड फॉर Li+ नॉट फॉर अदर। ये शायद बात हो रही है कि व्हेन लिथियम इज ट्रीटेड विथ, लुक, CH इथाइन, तो जो लिथियम है ये खुद Li+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये इथाइनाइड बनाता है, लाइक Li+ CH ट्रिपल बॉन्ड C-, ये बनाता है। बाकी लोग इथाइनाइड नहीं बना पाते हैं, ये कहना चाह रहा है ये, बाकी लोग इथाइनाइड नहीं बना पाते हैं, लिथियम कैन फॉर्म इथाइनाइड। ये स्टेटमेंट ना एक बार मेरे को थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, फेवर्ड फॉर Li+ नॉट फॉर अदर, इथाइनाइड, मतलब तो यही है इथाइनाइड का, कि ये इथाइनाइड बनाते हैं। एक सेकंड मैं इसको ना थोड़ा सा कंफर्म करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि लिथियम नहीं बनाने चाहिए इथाइनाइड, क्योंकि गैशियस रिएक्शन हो गया ना, गैशियस रिएक्शन हो गया, तो इसको एक बार ना कंफर्म करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लिथियम नहीं बनाने चाहिए इथाइनाइड, क्योंकि इथाइनाइड फेवर्ड फॉर Li+ नॉट फॉर अदर, क्योंकि गैशियस रिएक्शन में लिथियम वैसे ही पीछे है और इथाइन एक गैस है। तो ना आप इसको इस तरह से समझो कि बाकी लोग इथाइनाइड्स बना लेते हैं, जैसे सोडियम विथ इथाइन, इट फॉर्म्स इथाइनाइड, सोडियम का इथाइनाइड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड CH ये बनता है। फिर इसी को तो हमने पढ़ा था कि इसको और हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, कार्बाइड्स में, लेकिन लिथियम कार्बन के साथ डायरेक्ट कन्वर्ट होता है कार्बाइड में। तो इसका यही मतलब समझिए आप, इथाइनाइड ना फेवर्ड फॉर Li+, ये मेरे को थोड़ा सा स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रहा है, लिथियम डज नॉट फॉर्म इथाइनाइड, ऐसा होना चाहिए, बिकॉज गैशियस रिएक्शन है, लिथियम गैशियस रिएक्शन वैसे भी करने में थोड़ा सा संकोच करता है, नहीं कर पाता। देन नाइट्रेट्स वाला आपने देखा, ठीक है, LiF एंड Li2O, these are much less soluble in water, solubility in water is less than corresponding compounds, obviously पोलराइजिंग पावर की वजह से आयनिक कैरेक्टर थोड़ी कम हो गई है। कार्बाइड्स में डायरेक्ट बन रहा है, हाइड्रोक्साइड की बात हुई, ठीक है, पढ़ लिए, कार्बोनेट, नाइट्राइट, बाइकार्बोनेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहां पर हो रही है कि लिथियम व्हेन हीटेड इन अमोनिया, imide is formed while other alkali metals forms amide। ये रिएक्शन विथ अमोनिया है, ठीक है, ये अलग चीज है, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने वाली बात नहीं है। जब हम लिथियम को इसके साथ ट्रीट करते हैं तो लिथियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसको रिड्यूस कर देता है और NH2- में कन्वर्ट करता है, तो ये इमाइड बनाता है, Li2N, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से जस्टिफाई कर सकते हैं और कुछ नहीं, Li2NH। और बाकी लोग जैसे सोडियम को आप अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, अमाइड बनाते हैं, ये इधर से H+ निकलता है और ये Na++ अमाइड बनाते हैं, ये NH2-, दे फॉर्म अमाइड, NH2-, और ये जो है ये इमाइड बनाते हैं। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, तो ये टेबल आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है, ये टेबल आप जरूर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टेबल है। और इसी तरह से अब यहां से अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं, जहां पर ये डायगोनल रिलेशनशिप समझाया गया होगा,
जो हमने पढ़ा है बस उसी को समराइज किया गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये इसके बाद फिर ऑक्साइड्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। 2 लेक्चर और लगेगा, हमारा एस ब्लॉक खत्म हो जाएगा और मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही दूंगा। क्या है, इससे जल्दी भी हो जाएंगी चीजें और लाइव क्लास में बच्चे ज्यादा आ नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ जेईई मेंस। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से पी ब्लॉक केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे, उसको भी जल्दी खत्म करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही करेंगे चीजों को भी, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।